हेलो दोस्तों, मैं सुमंत कुमार रंजन करियर फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं पीजीटी कोर्स के लिए जो झारखंड में पीजीटी टीचर की वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड जो कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं फिजिक्स का, स्पेशली यदि मैं बात करूँ फिजिक्स की अभी, तो फिजिक्स का जो कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ उसके लिए मैं जो टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आया हूँ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। ये थर्मल फिजिक्स का पार्ट है दोस्तों, है ना। हम लोगों ने पिछले क्लास में पीजीटी सिलेबस को देखा था, उसमें क्या क्या पढ़ना था, कैसे पढ़ना था, क्या हमारी तरीके होने चाहिए पढ़ने की, हर बात को मैंने वहाँ पे बखूबी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था दोस्तों, ठीक है ना। तो आज जो हमारी यहाँ पे बातें होने वाली है ये होने वाली है थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है ना। ये थर्मल फिजिक्स का पार्ट है। हम लोग देखे थे वहाँ पे सिलेबस में हम लोगों का मैकेनिक्स था, थर्मल फिजिक्स था, है ना, वेव एंड ऑसिलेशंस था, ठीक है ना, फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म था, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था मॉडर्न फिजिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरह से हमारे सब पार्ट्स मतलब पार्ट बाय पार्ट बटे हुए हैं सिलेबस में, और हम लोगों को सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हुए चलना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की यदि मैं बात करूं तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये थर्मल फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। चलिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे चैप्टर भी है, या तो एक फिर एक पूरा एक सब्जेक्ट भी बनता है आगे जाके बहुत, जैसा कि इंजीनियरिंग वगैरह में तो थर्मोडायनेमिक्स एक पूरी की पूरी एक समझिए तो एक चैप्टर ही मतलब सब्जेक्ट ही बन जाती है, एक प्रकार से पढ़ना पड़ता है पूरी एकदम से, ठीक है ना। तो ये जो है थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स, तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है, थर्मो मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स मतलब होता है वर्क या तो फिर पावर, ठीक है ना। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स समझ में आप लोगों को आया कि थर्मो मतलब हीट या तो फिर डायनेमिक्स मतलब वर्क या तो फिर पावर, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब हम यदि बात करें दोस्तों, ये थर्मोडायनेमिक्स कहते किसको हैं, क्या चीज़ होता है ये, आखिर क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें, ये सारी बातें हमारे सामने सवाल आ जाते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, सारी बातों को मैं यहाँ पे बखूबी एकदम बेसिक से लेके आप लोग के लिए चल रहा हूँ, जो कि आप लोग कोई भी पढ़ें तो आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं हो दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो आगे की बात करते हैं अपन लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स हम एक साइंस का ब्रांच है, ठीक है। सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखी हुई है उसको बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे समझिए थर्मोडायनेमिक्स क्या है दोस्तों, एक साइंस की क्या है, एक ब्रांच है, ठीक है ना, ओके। और इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं पता है दोस्तों, इसमें देखिए ध्यान से यदि आप देखें तो हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हीट एनर्जी को क्या करते हैं दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। देखिए, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, ये वाइस वर्सा हमारी चलती है, ठीक है ना, ओके। तो ये जो प्रोसेस है यही हमारा क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि हम हीट को, जैसे कि हमने कुछ वर्क करा तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए ऐसे वर्क करा अपन ने, देखिए हाथ को रगड़ा तो वर्क करा तो यहाँ से देखिए हीट जनरेट हुई, ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो वर्क डन करने से हमारी क्या हो रही है, हीट, यहाँ पे हीट एनर्जी आ रही है, समझ में आ रही है। तो वर्क से मैंने क्या किया, हीट एनर्जी में आ गए, ठीक है ना, समझ में आ रही है। मैंने वर्क से हीट एनर्जी में आ गए, समझ में आ रही मेरी बात, क्योंकि वर्क डन, यहाँ पे देखिए वर्क डन हो रही है, इससे क्या हुई, हीट जनरेट हुई यहाँ पे। तो हीट एनर्जी मतलब वही चीज को समझिए, हीट एनर्जी को हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, या तो हीट का एक्सचेंजेस कह दीजिए, है ना, हीट का एक्सचेंज, हीट ट्रांसफर। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही, ठीक है ना। यही जो हमारा होता है ना, इसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली हम हीट से मैकेनिकल एनर्जी से हम हीट में जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी इंट्रोपी बढ़ जाती है। इंट्रोपी पे मैं आऊँगा, मैं समझाऊंगा इंट्रोपी क्या चीज़ होती है, आने वाली है इसमें, ठीक है ना। तो बेसिकली बात करूंगा उस पर, इंट्रोपी क्या चीज़ होती है, क्या यहाँ बातें होती है, सारी बातों को हम लोग बखूबी समझेंगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना।
अब देखिए मैंने वही चीज़ को यहाँ पे सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया है, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन बॉडीज, ठीक है ना, ओके, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इतनी बात आपको समझ में, एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना, या तो इधर से इधर जा सकते हैं या तो इधर से इधर आ सकते हैं, लेकिन जनरली हम इधर से इधर आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या होती है, इंट्रोपी बढ़ जाती है, इस कारण से हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी होता तो है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करेंगे, यहाँ पे सारी बातें हम लोग करेंगे बखूबी, ठीक है ना, समझेंगे बातों को एक एक करके, हम लोग बातों को समझेंगे बखूबी, बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये थर्मोडायनेमिक्स आपको पता चल गया कि थर्मोडायनेमिक्स कहते किसको हैं। हम क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। देखिए मैंने लिखा है कन्वर्जन ऑफ द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सिंपल सी बात है दोस्तों, समझने वाली, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे एक चीज होती है, हीट एनर्जी को हम लोग कहते हैं लो ग्रेड एनर्जी बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी बोला जाता है, तो ऐसे भी इसको बोला जाता है जनरली कि कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी भी बोला जाता है, ये भी एक डेफिनेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है ना। तो हाई ग्रेड एनर्जी बहुत काम देती है हमको, है ना, लाभदायक होती है, समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही, आगे चल के समझेंगे, हर एक बातों को समझेंगे, क्लियर करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो बस अभी यहाँ पे हम थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन को समझ लें, बाकी आगे जैसे जैसे पॉइंट्स हमारे आते चलेंगे हम बखूबी एक पॉइंट को बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि हम छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, हम लोग बखूबी हर पॉइंट को बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे दोस्तों, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इतनी समझने में, इतनी बातों को समझने में। चलिए इतनी बात आप यदि समझ रहे हो तो आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है, इतनी सारी बात हमको समझ में आ गई, आगे बढ़े अपन लोग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहली बात हमारे सामने क्वेश्चन आती है कि कोई भी चीज किस पर, थर्मोडायनेमिक जो हम लोग स्टडी करने के लिए तो चूज करेंगे, कुछ चीज़ों को चूज करेंगे और उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम, एक क्या कहेंगे उसको, सिस्टम। अब हमारे सामने आती है दोस्तों कि सिस्टम किसको कहते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, सिस्टम। मान लीजिए कि मैं इसका एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, आप जो स्टडी के लिए चूज कर रहे हो ना कोई भी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए आपने इसको आप चूज कर लिए, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिस्टम, ये एक बॉडी थी, इसको मैंने स्टडी के लिए चूज करा, तो ये हमारी क्या हो गई, सिस्टम, ठीक है ना, ये क्या हो गई, हमारी सिस्टम हो गई दोस्तों, ठीक है ना। और ये वाली जो चीजें दिख रही है आपको, ये वाली, इसको हम कहते हैं बाउंड्री, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं, क्या कहते हैं, बाउंड्री, इसको क्या कहते हैं, बाउंड्री। और इसके बाहर वाला जो हो जाएगा इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, सराउंडिंग, इसको क्या कहेंगे अपन लोग, सराउंडिंग। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए किसी एक चीज पर कभी फोकस किए हुए हो तो वो आपके लिए वो आपके लिए उस समय क्या हो गई, सिस्टम हो गई, वही आपके लिए क्या हो गई, सिस्टम हो गई। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, महाभारत में आप लोग सभी जन महाभारत देखे ही होंगे, तो वहाँ पे द्रोणाचार्य एक बार कंपटीशन रखते हैं और सभी लोगों को वहाँ पे एक चिड़िया को बना के पेड़ पे रख देते हैं और बोलते हैं उसकी आँख में निशाने लगाओ, उसकी आंख में आप लोगों को निशाने लगाओ। हर एक बंदे को एक एक बार, जैसे कि हो गए दुर्योधन हो गया, दुशासन हो गया, और भी जो नाम हैं, भीम वगैरह, जो भी युधिष्ठिर वगैरह, तो उन लोगों से एक एक करके पूछी जाती है कि आपको क्या दिख रहा है। तो यदि जैसे हमारे दुर्योधन जी हैं, तो दुर्योधन बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है दुर्योधन, कि देखिए हमको पूरा पेड़ ही दिख रहा है, समझ में आ रही है। तो उसके लिए वो पूरा का पूरा क्या हो गया, पेड़ ही उसके लिए सिस्टम हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बातें, ध्यान से समझिएगा। वो उसके लिए वो पूरा पेड़ ही सिस्टम हो गया। भीम को देखे तो पूरा कहेगा पूरी दुनिया तो दिख रही है अपन को, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बातें या नहीं आ रही। तो जब अर्जुन की बारी आती है तो वो जब उसको द्रोणाचार्य जी पूछते हैं तो वो बोलता है केवल और केवल हमको चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उस समय वो स्टडी किस चीज पर कर रहा है, केवल और केवल चिड़िया की आंख पर कर रहा है। तो वो उसके लिए एक कंप्लीट एक सिस्टम हो गए। वो समझ में आ रही मेरी बातें, समझ में आ रही होगी। बाकी फिर वहां पे आंख के बाद में बाउंड्री हो जाएगी, फिर उसकी सराउंडिंग हो जाएगी।
समझ में आ रही है? मैं एक जस्ट एन एग्जाम्पल समझाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को लिया है। तो सिस्टम किसको कहेंगे, अब थोड़ी बातें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखी हुई उसको हम लोग बाद में समझेंगे, बट यहाँ पे समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि सिस्टम हम कहते किसको हैं। क्लियर दोस्तों, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा है सिस्टम इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन अ स्पेस चूजन फॉर अ स्टडी। मतलब हम बोले अध्ययन के लिए चुने गए स्पेस में पदार्थ या क्षेत्र की मात्रा, अध्ययन के लिए चुने गए स्पेस में पदार्थ या क्षेत्र की मात्रा जो होगी वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, सिस्टम। आप देखिए इसको समझ, ये चीज को देख के आपको समझ में आ रही होंगी बातें। तो यही चीज हमारी क्या होती है, सिस्टम, ठीक है ना? मैं कोई भी चीज को स्टडी पर्पज से किसी भी एक क्षेत्र में बांट लूं और उसको बोल दूं कि ये मेरा सिस्टम है, इसी के अंदर पूरी जो हमको स्टडी करनी है इसी में करनी है। क्लियर दोस्तों, इतनी समझ में आ रही है बातें? क्लियर आप लोगों को समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों कि सिस्टम हम कहेंगे किसको। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात कि अध्ययन के लिए स्पेस में चुने गई पदार्थ या जो हमारा क्षेत्र की मात्रा है ना, जो क्षेत्र की मात्रा आपने चूज किया या पदार्थ को जो चूज किया वही आपके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा दोस्तों। वही क्या हो जाएगा आपके लिए, सिस्टम हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो अब थोड़ी सी सिस्टम पे और भी बातें अभी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम लोग बातें कर लेते हैं बाउंड्री पे, ठीक है ना? बाउंड्री को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बाउंड्री को जो लिया जाता है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाउंड्री को समझाने की कोशिश करता हूँ। बाउंड्री है ना, बाउंड्री को समझने की कोशिश करिएगा थोड़ी ध्यान से। इसमें ज़्यादातर केस में बोला जाता है, बाउंड्री में ये बोला जाता है कि इसकी थिकनेस जो होगी जीरो थिकनेस, इसकी जो थिकनेस होगी दोस्तों जीरो थिकनेस होगी। क्या होगी, जीरो थिकनेस होगी, ठीक है ना? फिर इसमें एक बात और करी जाती है, बाउंड्री से रिलेटेड एक और बात करी जाती है कि इसका कोई मास नहीं होगा। यहाँ पे मान लिया जाता है कि इसका कोई मास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तीसरी बात यहाँ पे करी जाती है कि ये कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो नो वॉल्यूम ऑक्यूपाई, नो वॉल्यूम ऑक्यूपाई, ठीक है ना दोस्तों, नो वॉल्यूम ऑक्यूपाई, ठीक है ना? ये इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। तो बाउंड्री की मतलब कि ये जो थिकनेस, बाउंड्री आपने एक सिस्टम कंसीडर करा, या आपने क्या करा, एक सिस्टम कंसीडर करा, ठीक है ना? चाहे अपन ने एक सिस्टम कंसीडर करा और उसकी एक बाउंड्री हो गई। अब जितनी मैं सिस्टम बना लिया, अब इसी के अंदर करनी है, जो भी स्टडी करनी है इसी के अंदर स्टडी करनी है अपन को। अब ये इसके अंदर करनी है तो मैंने एक बाउंड्री तो बनानी है, एक बाउंड्री तो अपन को देनी ही देनी है। और वो बाउंड्री को हम मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि जीरो थिकनेस हो, या तो फिर क्या हो, मास उसकी ना हो, चाहे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई ना करे, ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों? क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ये बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी। अब बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बाउंड्री जो होता है वो रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है, ठीक है ना? बाउंड्री के कॉन्सेप्ट में को समझें आप ध्यान से दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं बाउंड्री को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाउंड्री है ना, बाउंड्री जो होता है दोस्तों, आप ध्यान से समझो तो रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। इमेजिनरी है ना, रियल और इमेजिनरी भी होता है, ठीक है ना? रियल और इमेजिनरी भी होता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही होगी बातें। अब यहाँ पे बातें हमारी होती कि रियल और इमेजिनरी की क्या कॉन्सेप्ट आप ला रहे हो सर, यहाँ पे बाउंड्री की कंडीशन में रियल और इमेजिनरी की कंडीशन क्या ला रही हो। तो यहाँ पे देखिएगा, अब रियल जो बाउंड्री होती है ना, वो फिक्स्ड बाउंड्री भी होती है और मूवेबल भी होती है। क्या होती है दोस्तों, मूवेबल भी होती है। ये कितनी सारी बातें कर ले रहे हैं सर बाउंड्री में। आप देखिए ध्यान से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, यदि आप ध्यान से अभी समझ लेंगे ना तो फिर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, कोई भी हाई फाई लेके नहीं चल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना? तो ध्यान से समझिएगा, रियल भी होती है और मूवेबल भी होती है। इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेता हूं दोस्तों। मैं क्या लिया, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लेता हूं। ध्यान से समझिएगा, बातों को ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? मैंने क्या किया, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिया, ठीक है ना? ये पिस्टन है, ये क्या है हमारा पिस्टन। देखिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बात करेंगे हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट खूब लेंगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना?
ठीक है ना, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगी। ये जो इसमें पूरी गैसेस भरे हुए, अंदर में क्या है, गैसेस भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ पे गैसेस को स्टडी करेंगे तो गैसेस ही हमारी क्या हो जाएगी, सिस्टम हो जाएगी। गैसेस ही हमारी क्या हो जाएगी, सिस्टम हो जाएगी। गैसेस ही हमारे क्या हो जाएंगे, सिस्टम हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? तो ये वाली जो बाउंड्री आप देखोगे दोस्तों, इसमें ये वाली जो बाउंड्री आप देख रहे हो, ये वाली जो बाउंड्री आप देख रहे हो, ये बाउंड्री आपको जो दिख रही है, ये बाउंड्री कैसी आपको दिखेगी, फिक्स्ड बाउंड्री दिखेगी। ये जो बाउंड्री आपको मिलने वाली है, कैसी मिलने वाली, फिक्स्ड। ये तो इधर उधर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान से यदि आप देखो दोस्तों, यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो आपको समझ में आएगी कि ये जो पिस्टन है हमारा, ये जो पिस्टन है हमारा, ध्यान से यदि आप देखो इस चीज़ को तो आपको समझ में आएगा, ये जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन क्या है, मूवेबल है। तो पिस्टन हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, मूवेबल बाउंड्री हो जाएगी। तो पिस्टन हमारी क्या हो जाएगी, मूवेबल बाउंड्री। समझ में आने वाली बात, यहाँ पे एकदम क्लियर करने वाली बात मैंने बताया आपको, ठीक है ना। पिस्टन हमारा क्या हो जाएगा, मूवेबल बाउंड्री। और ये वाला जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये सिलेंडर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड बाउंड्री। ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड बाउंड्री। समझ में आ रही होगी आप लोगों को बात क्लियर, ठीक है ना। समझ में आ रही होगी दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। मैंने एकदम सिंपल लहजे में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाउंड्री फिक्स्ड कब होगी और मूवेबल बाउंड्री किसको कहेंगे और फिक्स्ड बाउंड्री किसको कहेंगे, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को ध्यान से यदि आप समझ लेंगे ना, तो आगे आपको बहुत सारी बातें आपकी मैं आसानी से क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना दोस्तों। अब इमेजिनरी बाउंड्री की यदि मैं बात कर रहा हूँ, इमेजिनरी बाउंड्री की बात करूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक पाइप ले रहा हूँ, एक पाइप ले लिया, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है ना, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, जो भी मान लीजिए, मान लिया यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर मैं यहाँ पे स्टडी करूँ, ये सब पॉइंट पे स्टडी करना चाहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर यहाँ पे देखते हैं पाइप लंबी सी है, तो इस पॉइंट को कैसे स्टडी करूँ, इतनी पॉइंट्स को मतलब मान लीजिए यहाँ पे t इक्वल टू मैं 1 सेकेंड ले लूँ, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्टडी करना चाहता हूँ, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे स्टडी करना चाहता हूँ, t इक्वल टू मैं मान लीजिए 3 सेकेंड पे स्टडी करना चाहता हूँ, ऐसा मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि ये वाली बाउंड्री तो आपको दिखेगी, तो ये तो फिक्स बाउंड्री है, ये तो बाउंड्री जो है वही रहेगी। लेकिन अब चाहता हूं कि मैं इतनी दूर तक ही स्टडी करूं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक इमेजिनरी बाउंड्री यहाँ पे बना लेंगे। हम एक क्या करेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री बना लेंगे। और यही अब इतना हमारा बाउंड्री हो गया, अब इतना ही हमारा अंदर क्या हो गया, ये हमारी सिस्टम हो गई, ये हमारी क्या हो गई, सिस्टम हो गई दोस्तों। और ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी बाउंड्री हो गया। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें, आपको समझ में आ रही होगी। तो बाउंड्री जो हमारी हो गई, बाउंड्री हमारा क्या हो गया, रियल भी हो गया और इमेजिनरी भी होता है, ठीक है ना, और फिक्स्ड भी होता है, मूवेबल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ रही दोस्तों। बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है कि फिक्स्ड बाउंड्री क्या होगा, मूवेबल बाउंड्री क्या होगा, इमेजिनरी बाउंड्री क्या होगा, ठीक है ना। और ये सब सारी चीजों को यदि हम देखें तो यही हमारा क्या है, बाउंड्री का कॉन्सेप्ट। अच्छा, बाउंड्री जो होता है, बाउंड्री क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। बाउंड्री को यदि हम बोले तो कैसे बोलेंगे बाउंड्री को, तो हम बोलेंगे सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफ्रेंशिएट करता है ना, सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफ्रेंशिएट करता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, बाउंड्री कहेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग, देखिए मैंने अभी बताया था आप लोगों को। देखिए मैं एक यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने ले लिया सिस्टम, ये क्या ले लिया दोस्तों, सिस्टम। तो ये हमारा हो गया बाउंड्री, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, बाउंड्री। और ये हमारा क्या हो गया, सराउंडिंग, है ना, ये क्या हो गया, सराउंडिंग। तो सिस्टम और बाउंड्री को जो डिफरेंशिएट कर रहा है, सॉरी, सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंशिएट कर रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, बाउंड्री कह रहे हैं। उसी को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, बाउंड्री कह रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो बाउंड्री जो हो जाएगा, वॉल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वॉल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग।
तो इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ में आई, बाउंड्री की कॉन्सेप्ट, इतनी सारी बातें आपको यहाँ पे बाउंड्री की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी कि बाउंड्री क्या चीज़ होता है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों को और करते हैं, थोड़ी सी आपको क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ों को, है ना, आपको कभी दिक्कत ना हो, इस तरह से मैं आपको बता दूंगा ये चैप्टर को, ये सब चैप्टर को, कि आपको कोई भी एग्जामिनेशन में बैठो आप आराम से सॉल्व कर सको क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं आपके लिए, ठीक है ना। बाउंड्री को मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ वॉल, क्या बोल रहा हूँ, वॉल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वॉल बिटवीन सिस्टम ठीक है ना, वॉल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है ना, आपको समझ में आ रही है। अब ये जो वॉल होता है दोस्तों, इसको थोड़ा समझने की कोशिश और करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये जो वॉल होता है ना दोस्तों, ये होता है हमारा वॉल दो टाइप का होता है, एक डाइथर्मिक वॉल होता है और एक हमारा एडियाबैटिक वॉल होता है। कौन सा होता है, तो देखो डाइथर्मिक, एक हमारा क्या होता है, डाइथर्मिक वॉल, ठीक है ना, और हमारा एक होता है एडियाबैटिक। अभी समझते हैं, दोनों को समझते हैं, ध्यान से आप समझ लोगे दोस्तों, तो आपको कभी ये सब चीजों में ना कभी क्लियर दिक्कत नहीं होगी। ये डाइथर्मिक वाल को हम लोग कहते हैं ना कंडक्टिंग वाल कहते हैं, कंडक्टिंग वाल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, कंडक्टिंग वाल भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर, यहां तक समझ में आ रही बातें। और ये एडियाबैटिक वाल को ना इंसुलेटिंग वाल भी कहा जाता है, इंसुलेटिंग वाल भी कहा जाता है, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब ये क्या, दोनों में क्या बात है, तो एक ऐसा वाल होगा जो हीट को पास करने की इजाजत देगा, जो हीट को पास करने की इजाजत देगा, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, डाइथर्मिक वाल कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, डाइथर्मिक वाल कहेंगे। एक ऐसा वाल होगा जो हीट को पास करने का अलाउ नहीं करेगा, इजाजत नहीं देगा, उसको हम क्या कहेंगे, एडियाबैटिक वाल, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एडियाबैटिक वाल। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो यहां पे क्या कहेगा, ये बोलेगा अलाउ, है ना, ये क्या कहेगा दोस्तों, हमको ध्यान से समझिए, तो ये बोलेगा अलाउ हीट टू पास थ्रू, अलाउ हीट टू पास थ्रू, मतलब ये आपको कहेगा कि यहां पे हीट पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पास करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम पास करने की इजाजत आपको देते हैं, अलाउ करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, डाइथर्मिक वाल, या तो फिर कंडक्टिंग वाल, या तो फिर हम कंडक्टिंग वाल भी कहेंगे, ठीक है ना। एडियाबैटिक वाल में कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये हम आपको हीट पास करने की अलाउ नहीं करते हैं, वो जो वाल हमारे लिए होगा इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एडियाबैटिक वाल। तो यहां पे हम लिखेंगे विल नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू, क्लियर, समझ में आ रही है, विल नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू, हम आपको इजाजत नहीं देते हैं, पास करने की इजाजत नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करेंगे, समझ में आ रही है, हम नहीं करेंगे आपको इजाजत, क्योंकि हमारी यही कैरेक्टरिस्टिक है, हमारी यही कैरेक्टरिस्टिक है,
क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात दोस्तों? तो ये बाउंड्री की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। तो बाउंड्री क्या चीज होता है? तो बाउंड्री आपको समझ में आया, वॉल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को डिफ्रेंशिएट जो करता है उसी को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। क्लियर, यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी दोस्तों। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सिस्टम भी आपको समझ में आ गई, बाउंड्री भी समझ में आ गई, सराउंडिंग क्या हो गया? तो बाउंड्री से बाहर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा दोस्तों। क्लियर, समझ में आ रही होगी मेरी बातें? तो आपको यहाँ पे देख लीजिए एक बार, मैं फिर से बना देता हूँ। ये हमारा, यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये फिर से मैं बना दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? सिस्टम हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम। ये हमारा क्या हो जाएगा? बाउंड्री। और ये पूरा इधर क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही मेरी बातें? तो ये वाली जो आपको समझ में, ये सारी बातें आपको समझ में यहाँ पे आ रही होंगी, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आ रही है। सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों समझने। अब देखिए, हम जो अभी थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़े, तो सिस्टम जो होता है ना वो 3 टाइप का होता है। सिस्टम जो होता है दोस्तों कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है, और एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ध्यान से आप समझो, दो सारी बातों को क्लियर समझ में आएगी। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या बोलेगा कि मास भी, हमारा जो मास का भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है, मतलब हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है और हमारी क्या, हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है और मास का भी एक्सचेंज हो सकता है। इसको हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे। देखिए मैंने लिखा है, इट एक्सचेंजेज बोथ हीट एंड मैटर। मैटर हो गया मास, हीट हो गई एनर्जी, है ना, विथ इट्स सराउंडिंग, विथ इट्स सराउंडिंग। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या हो गया? पिस्टन। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? पिस्टन हो गया। अब देखो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो यहाँ पे वाल्व लगा हुआ रहता है पिस्टन में, आप लोग देखे होंगे, है ना। तो यहां से मास हमारा क्या किया? ध्यान से देखो, तो यहां से हमारा मास क्या करेगा? इन करेगा। मान लेते हो m1 इन किया, और यहां से हमारा जो मास है वो आउट करेगा m2, है ना। समझ में आ रही होगी मेरी बातें? m2। तो ये देखिए, तो ये, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या ध्यान रखिएगा कि m1 इज इक्वल टू m2, है ना, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों बराबर। जितना m1 लिया उतना वो क्या करेगा? बाहर भी करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू से। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? क्लियर। तो यहां पे देखिए, ये सिस्टम हमारा क्या हो गया कि देखिए यहां से मैंने इसमें क्या करा था, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे हीट भी सप्लाई करा था, इसमें हीट भी सप्लाई करा था। ये हीट क्या हुआ? आउट भी हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसमें देखिए आपका क्या होगा? हीट इन और आउट, मतलब मास इन और आउट भी कर सकता है, और इसमें हीट एनर्जी इन और आउट दोनों करेगा। तो वो जो प्रोसेस होगी, ये जो सिस्टम होगा, यही हमारा क्या होगा? ओपन सिस्टम होगा। ये हमारा क्या होगा दोस्तों? ओपन सिस्टम होगा। क्लियर? ये दो समझ में आ रही होगी। ये हमारा क्या होता है? पिस्टन होता है। ये आपको समझ में आ रही है? ये क्या होता है? पिस्टन होता है, और इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सिलेंडर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। बात समझ में आपको आई? चलिए अब क्लोज सिस्टम पे आ जाते हैं। क्लोज सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या बोल रहा है? मास का आवाजाही बंद रहेगी यहाँ पे, मतलब मास ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। मास ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। केवल क्या होगा? एनर्जी अंदर बाहर हो सकता है, एनर्जी अंदर जा सकता है और बाहर हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लोज सिस्टम ले लिया, वही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया हूँ और क्लोज ले लिया। यहाँ पे देखिए गैसेस भरे हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम। ये हमारा क्या हो गया? बाउंड्री। यहाँ से हीट हमने अंदर किया, हीट यहाँ से बाहर हुई। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, मास को बाहर निकलने की कहीं पे जगह है क्या? नहीं है। तो मास यहाँ से बाहर नहीं बाहर जा सकता। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। देखिए, इट एक्सचेंजेज ओनली हीट बट नो मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। समझ में आ रही होगी मेरी बातें? तो ये जो सिस्टम होती है हमारी, ये होती है हमारी क्लोज सिस्टम। ये सिस्टम जो हमारी होती है दोस्तों, ये क्या होती है? हमारी क्लोज सिस्टम होती है।
क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें हम बोल देंगे ना एनर्जी बाहर अंदर हो सकता है ना मास, ठीक है ना एनर्जी ना मास, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ना एनर्जी ना मास। क्लियर दोस्तों? तो ध्यान से हम लोग समझेंगे हर बात को कि यहाँ पे कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। जैसे कि आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें हर कोई देते हैं, मैं भी वही एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा कि थर्मोफ्लास्क, मतलब थर्मोफ्लास्क आप समझते हो, थर्मस आप देखते होगे, जैसे थर्मो स्टील की अभी बोतलें आती है ना आपकी, ठीक है ना, थर्मो स्टील की बोतलें आपकी आती है पानी रखने के लिए, चाय रखने के लिए आप यूज करते हो उसको। तो देखते होंगे उसमें कि आप चाय उसमें गर्म करके मतलब बना के और गर्म करके डाल दिए हो आप, मतलब कि दिन भर तक वो चाय को आप यूज कर लो, उसमें ठंडी नहीं होती है, लेकिन हाँ एक टाइम बाद वो ठंडी हो जाएगी। ऐसा है नहीं कि मतलब कि ठंडी नहीं होगी, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? तो इसकी एक लिमिटेशन है कि मतलब ठंडी होगी लेकिन एक समय लगता है। तो वैसा जो सिस्टम होता है ना, देखिए वैसा सिस्टम को हम बोल सकते हैं जिसमें हमारा जो है हीट एक्सचेंज नाइदर, देखिए हीट एक्सचेंज नाइदर हीट, है ना, हीट एक्सचेंज नाइदर हीट नॉर मैटर विथ इट्स सराउंडिंग, मतलब कि ना ही हीट एक्सचेंज करेगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज करेगा। वो जो सिस्टम हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ रही होगी बातें? तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत यूनिवर्स को भी लिया जाता है दोस्तों, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम को के अंतर्गत यूनिवर्स को भी लिया जाता है। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 सिस्टम होते हैं जो हम लोगों ने अभी सिस्टम पढ़ा। फिर सिस्टम, ये 3 टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आपको क्लियर सारी बातें समझ में आ रही होंगी, सारी बातें आपको क्लियर यहां तक समझ में आ रही होंगी, यहां तक कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होंगी दोस्तों। बाउंड्री, सराउंडिंग, सिस्टम, ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी दोस्तों, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात? क्लियर, आप लोगों को समझ में आई? ओके, आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल है, सवाल को बाद में देखेंगे, पहले अभी हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझेंगे। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस, है ना, नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस, है ना, इसमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा, है ना, नो अनबैलेंस्ड फोर्स लिख लीजिए, ठीक है ना, ऐसा ठीक रहेगा। नो अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब कि मान लीजिए एक ये बॉडी है और इधर से इसमें फोर्स लगा F, इधर से फोर्स लगा इस पर F, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं दोनों तरफ से, यदि ये फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी दोनों तरफ से F फोर्स ही लग रहा है। तो मतलब कि आप समझ लो, मान लेता हूं यहां से मैंने इधर से लगा 10 न्यूटन का फोर्स और इधर से भी लग गया कितना, 10 न्यूटन का फोर्स, तो मैं बोलूंगा F नेट इस पर कितना होने वाला है, 0। मतलब ये बॉडी कैसी होगी दोस्तों, इक्विलिब्रियम में होगी। ये बॉडी कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ये बॉडी कैसी होगी दोस्तों, इक्विलिब्रियम में होगी। क्लियर, आपको समझ में आ रही है? तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ रही है बातें, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, नो अनबैलेंस्ड फोर्स, यहाँ पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है? जैसे कि आप लोग कभी खेले होंगे टग ऑफ वार, है ना, जो रस्सा खींची खींची करते हैं, यदि दोनों तरफ से बराबर हो जाते हैं, दोनों तरफ से फोर्स बराबर लगने लगता है, तो उसमें क्या होता है, दोनों खड़े रह जाते, दोनों तरफ से आप लोग क्या रहते हैं, खड़े रह जाते हैं। क्लियर, समझ में आ रही? चाहे एक का भी फोर्स आगे बढ़ गया तो उसको आप खींच लेते हो। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? क्लियर, इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए अब मैं आ जाता हूं थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या मैं बोलूंगा टेम्परेचर इन द सिस्टम, है ना, टेम्परेचर इन द सेम थ्रू आउट द इंटायर सिस्टम। टेम्परेचर जो होगा पूरी, मतलब कि पूरी जो तापमान होगी वो थ्रू आउट द सिस्टम सेम होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कप में कॉफ़ी ले लेता हूँ, ठीक है ना। क्या ले लिया दोस्तों, कॉफ़ी। मेरे को कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, ठीक है ना। ओके, कॉफ़ी ले लिया मैंने, यहाँ कप में क्या ले लिया दोस्तों, कॉफ़ी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे कॉफ़ी भरा हुआ है कप में, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री सेल्सियस है। कितना है दोस्तों? 30 डिग्री सेल्सियस। और हमारी जो कॉफ़ी का जो टेम्परेचर है, कॉफ़ी का जो टेम्परेचर है दोस्तों, कॉफ़ी का टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ TC से डिनोट कर देता हूँ, और ये हमारी टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। कितनी है दोस्तों? 60 डिग्री सेल्सियस है। कितनी है? 60 डिग्री सेल्सियस। मैं बोल रहा हूँ कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है क्या? अभी नहीं है। लेकिन मैं क्या किया, कॉफ़ी को लाके अपने टेबल पे रख दिया और मैं कुछ स्टडी करने लगा। अब मैं कुछ देर बाद देखता हूं कि ये कॉफ़ी ठंडी हो गई। ये कॉफ़ी क्या हुई दोस्तों? ठंडी हो गई। कॉफ़ी क्या हो गई? ये ठंडी हो गई। तो आप समझने की कोशिश करना कि ये जो यहाँ से क्या हुई, हीट की ट्रांसफ़र हुई, टेम्परेचर जो हमारा था वो टेम्परेचर अब एक टाइम पर क्या हो गई, ये इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो हमारी थी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो थी उतने ही हो गई। 60 डिग्री से घटकर कितनी हो गई? 30 डिग्री। अब ये आ गया इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब ये आ गया, जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, T0 इज इक्वल टू, जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे, यदि हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसा कि कॉफ़ी का टेम्परेचर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो गया, तब अब हम क्या कहेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। ये क्या आ गया? अब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। क्लियर समझ में आ रही होगी मेरी बातें, है ना? क्लियर समझ में आ रही होगी आपको मेरी बातें, सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर, ठीक है ना? तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन आपको समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इन द सेम थ्रू आउट द इंटायर सिस्टम। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही, है ना? तो यहां पे लिख लो आप टेम्परेचर, यहां पे लिख देता हूं मैं, देखिए टेम्परेचर इन द सेम थ्रू आउट, है ना? टेम्परेचर इन द सेम थ्रू आउट द इंटायर सिस्टम, थ्रू आउट द इंटायर सिस्टम। तो ये क्या कहलाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर समझ में आई बातों? क्या क्लियर बातें यहां पे समझ में आई क्या आप लोगों को? थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन समझ में आया आप लोगों को? चलो, इतनी बात हम यदि कर लेंगे तो बातें हमारी समझ में आ जाएगी, हमारी बातें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी दोस्तों। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, समझने वाली बात है आगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है दोस्तों? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉडी है और मैं इसमें कोई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या कहलाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना? समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान से इसको समझेंगे तो हम बोलेंगे कि केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, है ना, विथ टाइम। केमिकल कंपोजिशन, है ना, केमिकल कंपोजिशन, है ना, सॉरी, केमिकल है ना, केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। क्लियर दोस्तों? विथ टाइम, केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। यही हमारा क्या होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम होगा दोस्तों। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। आपको बातें समझ में आ गई होगी, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होता है। क्लियर दोस्तों? चलें आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ता हूं और आगे की कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। बहुत अच्छे तरीके से मैं सारी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। देखिए, हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले, है ना, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीख लेंगे। हम हीट किसको कहते हैं? आगे चल के हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ा जाता है, ठीक है ना? ओके, तो हीट को कभी कभी डायरेक्टली जो हम लोग बोलते हैं क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? आपको समझ में आ रही है? हीट क्या है?
फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? एनर्जी है। आपको समझ में आ रही बात है? लेकिन ये यदि हम बोले तो हीट इज नथिंग बट एनर्जी इन ट्रांजिट। कभी भी जब बढ़िया बढ़िया राइटर की किताबें आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे हीट ट्रांसफर लिखा हुआ मिलेगा, डायरेक्ट हीट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है ना? तो हीट एंड मास ट्रांसफर, तो मास की अभी नहीं बात कर रहे हैं हम लोग हीट की ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो यहां पे देखिए हीट एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब वही हीट इन ट्रांजिट, ठीक है ना? है ना? हीट ट्रांसफर क्लियर समझ में आ रही है? तो ये क्या होता है? क्या होता है? एनर्जी होती है। क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? एनर्जी होता है। अब देखो ध्यान से, हीट फ्लोज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द वन एट लोअर टेम्परेचर। जब भी हीट फ्लो करेगा दोस्तों, जब भी हीट फ्लो करेगा तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। क्लियर आपको समझ में आ रही है? हायर टेम्परेचर से, जैसे कि अभी मैंने कॉफी का एग्जांपल जो लिया था, कप में कॉफी का एग्जांपल लिया था दोस्तों, कप में मैं कॉफी का एग्जांपल लिया था। यहाँ पे कॉफी भरा हुआ था, है ना? कॉफी यहाँ पे भरा हुआ था, ये कप में कॉफी की, तो मैं बोला था कि कॉफी की जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे इन्वायरमेंट की जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। आपने इन्वायरमेंट में ला के इसको एटमॉस्फेयर में ला के रख दिया, अपने टेबल पे ला के रख दिया और आप स्टडी वगैरह करने लगे। ये कॉफी क्या हो गई? थोड़ी देर बाद आप देखते हैं ठंडी हो गई। मतलब क्या हुआ? इसकी ये जो फ्लो हुआ कैसे? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होगा, है ना? कैसे होगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। समझ में आ रही है? तो ये फ्लो होके क्या हो गया? केमिकली मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। समझ में आ रही है? अब इस कॉफी को आप क्या किए दोस्तों? इस कॉफी को आपने क्या करा जानते हो? अब एयर कंडीशनर वाले रूम में ले गए, एंड एयर कंडीशनर वाले रूम में ले गए। वहां पे आपकी टेम्परेचर थी 24 डिग्री सेल्सियस। मान लेता हूं कितनी? 24 डिग्री सेल्सियस, या तो 20 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, है ना? मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस आप ले लीजिए टेम्परेचर को, ठीक है ना? अब वहां पे फिर ले गए तो ये 30 डिग्री से फिर कितने में आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। मतलब टेम्परेचर जो है कहाँ? हायर टू लोअर फ्लो होंगे। कैसे होंगे? हायर टू लोअर, सॉरी, यहाँ पे जो हीट फ्लो होंगे, हीट का जो ट्रांसफर होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। समझ में आ रही मेरी बात? हीट का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई हीट के बारे में। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आई, बहुत अच्छी बात। क्लियर? यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी। अब आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, है ना? अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? है ना? आगे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्लियर? चलिए यहां तक समझ रहे हैं। अब देखिए, हीट जो होता है, एनर्जी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है? ये सवाल हमारे सामने आ जाती है। एनर्जी जो होती है दोस्तों वो क्या होता है? हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हीट भी क्या होगा? हीट भी क्या होगा? हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? समझ में आ रही है? इसकी अब यूनिट की बात कर दूं दोस्तों, हम यूनिट की बात कर दूं तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिट इसका क्या हो जाएगा? तो यूनिट इसका एसआई यूनिट होता है दोस्तों, जूल। क्या होता है? जूल होता है दोस्तों। क्या होता है? जूल होता है। अच्छा, प्रैक्टिकली हम लोग जो एनर्जी को यूज करते हैं वो क्या करते हैं? कैलोरी, है ना? 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? तो 4.2 जूल होता है अप्रोक्स, ठीक है ना? कितना होता है? 4.2 जूल होता है। और हीट को जो हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। हीट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो आपको समझ में आ गई बातें? आपको क्लियर समझ में आ रही? हीट की कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? अब इसकी यदि ये एनर्जी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL2T-2, ठीक है ना? समझ में आ रही मेरी बात? क्यों? कैसे हो जाएगा? तो इसका यूनिट हो जाएगा, देखिए हम जूल को कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए क्या होता है, यदि हम देखें एनर्जी को तो कैसे, हम यदि काइनेटिक एनर्जी के थ्रू से निकालें तो 12 mv²। तो m क्या हो गया? देखिए kg, और v मतलब m का स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड होता है ना वेलोसिटी का, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी हो गई क्या?
डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया दोस्तों। क्लियर? इतनी सारी बातें हो गई, यहाँ पे बात खत्म करते हैं। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई हीट की पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को आया होगा दोस्तों। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई होगी, हीट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिएगा थोड़ी सी बात और देखिएगा यहाँ पे हीट को लेके। हीट जो होता है ना दोस्तों, हीट जो होता है ना वो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। हीट जो होता है वो क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। ध्यान से समझिएगा, हीट क्या होता है दोस्तों? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। हीट क्या होता है दोस्तों? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। बहुत अच्छी बात बताई सर आप, ये जरूर याद रखिएगा आप, मैं एकदम से बता रहा हूं ना। हीट जो होता है ना दोस्तों, हीट जो होगा वो क्या होगा? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है दोस्तों। क्या होती है? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा हीट। कैसे डिपेंड करेगा? थोड़ी सी बात को समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? हम लोगों को समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पे एक पीबी डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ। देखिए पीबी डायग्राम हो गया, तो ये हमारा देखिए, ठीक है ना, और यहां से ले लीजिए ये हमारा, और एक यहां से ले लेता हूं ऐसे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए इस कंडीशन में हमको क्या दिख रहा है? यहां पे देखेंगे तो प्रेशर हमको क्या दिख रहा है? यहां पे इस कंडीशन में हमको दिख रहा है कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर यहां पे क्या दिख रहा है दोस्तों? कांस्टेंट। प्रेशर क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। ध्यान से समझिएगा ये सब कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा ये सब कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रेशर हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? कांस्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे यदि हम देखें तो वॉल्यूम हमको क्या दिख रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है। ये हमारा मान लीजिए, ये हमारा एडियाबैटिक मान लेता हूं, एडियाबैटिक प्रोसेस मान लेता हूं। ये सब कौन से हैं? प्रोसेस हैं दोस्तों। अभी आगे चल के बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, इसमें समझेंगे प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे होते हैं, उसके वर्कडन क्या होते हैं, वर्क कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वर्कडन को फाइंड आउट कैसे करेंगे, सारी चीज़ों को अभी पढ़ेंगे हम लोग एक्चुअली, ठीक है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं इसको हम लोग, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। और एक होती है हमारी एडियाबैटिक, एक होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, एक होता है हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। सबको समझेंगे हम लोग, क्लियर समझेंगे सारी चीज को। आप यहाँ पे देखो, यदि आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखो तो ये देखो, ये सारे के सारे क्या है? प्रोसेस है। सारे के सारे क्या है दोस्तों? प्रोसेस है। तो ये देखो प्रोसेस जितने भी होते हैं, सबकी पाथ है ना, सबकी एक पाथ है। मैंने ड्रॉ करा है ना, एक पाथ ड्रॉ करा है, मतलब ग्राफ में एक तो पाथ तो ड्रॉ करते हैं ना। तो आप समझिएगा कि हीट ट्रांसफर अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है। हीट ट्रांसफर जो होता है अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो हीट ट्रांसफर भी क्या करेगा? पाथ पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो इसीलिए हीट जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है दोस्तों। क्या होती है? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। समझ में आई होगी बातें आप लोगों को? क्लियर? यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी दोस्तों। क्लियर? यहां तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। हीट की कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अभी क्वेश्चन को रहने देते हैं, आगे समझते हैं। थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी को हम लोग समझ लेते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या हो चीज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है हमारा? इंटरनल एनर्जी को हम यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इज इक्वल टू होता है हमारा, यदि हम ध्यान से समझें तो हमारा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ रही है? मेरी बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो मैंने वही चीज को लिखा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन। तो यहां पे आपको समझ में आ रही होगी बातें, यहां पे समझ में आपको बातें आ रही होगी दोस्तों। मॉलिक्यूलर मोशन है ना, और मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन की जो बात करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन, तो ये किसके कॉन्फिगरेशन की जहां पे बात आ गई वो क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। मोशन की जहां पे बात आ गई वहां पे क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो आप ध्यान से यदि देखो तो मैं एक बर्तन में
मान लीजिए यहाँ पे वाटर को ले लिया और यहाँ पे मैंने स्टॉप लगा के इसको हीट अप किया। अब देखेंगे कि जब हम इसमें टेम्परेचर जैसे जैसे इसकी बढ़ा रहे हैं, इसकी क्या हो रही है, इस सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। क्या होती चली जा रही है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। समझ में आ रही है? मतलब इसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, इसकी क्या हो रही है? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और आपको समझ में आ रही होगी बातें दोस्तों कि हर जो भी हमारा, हम जो भी लें, सॉलिड लें, लिक्विड लें, गैस है, सबकी अपनी अपनी एक, सब मॉलिक्यूल्स से बने हैं, एटम्स हैं, और सबकी एक जो होते हैं, यदि मैं देखूं तो यदि मैं सॉलिड को ले लूं तो सॉलिड में जो होते हैं एटम्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और उसमें क्या होती है, अपने हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण से एक एटम दूसरे एटम से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। अब मैं क्या किया, इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई? आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की कोशिश करा तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। समझ में आ रही मेरी बात? तो ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो हम यहां पे बात करेंगे द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही है ना? द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से द एनर्जी ड्यू टू क्या? एनर्जी ड्यू टू आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर दोस्तों? तो ये आपको समझ में आ गई होगी, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? तो ये इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सारी चीजों को समझते हुए चलते हैं। अब हमारे सामने आ जाता है, जो हमारे सामने आ जाता है वर्क डन। वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझेंगे। वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करते हैं थोड़ी सी ध्यान से हम लोग समझेंगे। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे ध्यान से समझिए सारी बातों को, है ना? सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे हम लोग। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा, क्या आता है? वर्क डन। ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने मान लिया ये हमारा क्या है? पिस्टन है, और ये हमारा क्या है? कनेक्टिंग रॉड कहते हैं इसको दोस्तों। हम लोग क्या कहते हैं इसको? कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। ठीक है ना? ये शाफ्ट से कनेक्ट होता है, कैम शाफ्ट से यहाँ पे। ठीक है ना? तो उतनी ज़्यादा हम लोगों को अभी यहाँ पे डीप में नहीं जाना। यहाँ पे देखिए वो सब आईसी इंजन की कॉन्सेप्ट होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ी जाती है ये सब चीज़ों को। यहाँ पे गैसेस है, ठीक है ना? यहाँ पे गैसेस है। मैंने इसमें क्या करा? हीट सप्लाई करा, ठीक है ना? हीट सप्लाई करा इसमें। अब क्या होगा? हीट सप्लाई करने से यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? हीट सप्लाई करने से क्या होगा? हीट जैसे ही सप्लाई करेंगे ये क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर क्या आ जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी आएंगे तो ये क्या करेगा? इस पिस्टन पर ऐसे फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, है ना? ये क्या करेगा? फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। और मैं मान लेता हूं कि इसमें एक डिस्प्लेसमेंट हो गई, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई, ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं dx की डिस्प्लेसमेंट हुई। कितनी हुई दोस्तों? dx की डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है? ध्यान से समझेंगे, आपको क्लियर बातें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, अब आपने ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स लोग ने फोर्स लगाया, गैसेस मॉलिक्यूल्स ने फोर्स लगाया। तो मैं बोलूंगा कि स्मॉल वर्क डन मैं ले लेता हूं, छोटा सा वर्क डन ले लेता हूं। मैं बोलूंगा स्मॉल वर्क डन। ध्यान से समझिएगा, मैं स्मॉल वर्क डन DW ले लेता हूं। तो वर्क डन इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ रखा है फॉर्मूला, क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों, है ना? क्लियर? यहां तक समझ में आ रही होगी आप लोगों को, बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे फोर्स हमारा, मान लीजिए ये फोर्स हमारा लगा हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई दोस्तों? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? dx का डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है?
अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे फोर्स को क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो आप बताओ फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू ए होगा दोस्तों, है ना, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो छोटा सा वर्क डन मैंने लिया है और यहाँ पे P इंटू ए इंटू dx। ये एरिया किसका ले रहे हैं दोस्तों, तो ये मान लो पिस्टन ही खिसक के गया है ना, ये हमारा पिस्टन है ना, ये हमारा पिस्टन है, तो उसी का एरिया लेंगे। मान लेता हूं एरिया इसकी ये है, ठीक है, वही तो खिसक के गया। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? तो यहां पे देखिए हम लोग पढ़ रखे हैं क्या, एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम। एरिया इनटू लेंथ क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है। तो एरिया इनटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम। मान लीजिए अब ये पिस्टन खिसक के यहाँ पे आ गया होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम मान लीजिए V1 रहा होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया होगा, V2 हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, तो dW इज इक्वल टू P, और इसको हम छोटा सा वॉल्यूम, उस समय कितनी छोटी सी वॉल्यूम वहाँ पे बना होगा, कितना छोटा सा वॉल्यूम डिफरेंस आया होगा, तो वो कितना आया होगा, dV। इसलिए मैंने A इंटू dx को क्या लिख लिया, वॉल्यूम लिख लिया। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। मैं क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको क्लियर समझ में आएगी बातें, ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं ये सबको मिटा रहा हूँ, और देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप सब बातें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अब क्या किया, तो इंटीग्रेशन कर दिया, तो dW इज इक्वल टू P dV, और ये कर दिया V1 से लेके V2 तक गया होगा। मान लेता हूं वहां तक कर देता हूं, V1 से लेके V2 तक कर दिया। तो आप देखो ये dW टोटल वर्क डन मैं मान लेता हूं W हुआ होगा, और ये प्रेशर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको निकाल लिया, और ये हो गया V, और ये V1 से V2 तक, ठीक है ना। तो ये हमारा जो वर्क डन आ गया। अब देखिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू P, और यहाँ पे हो गया V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। क्लियर दोस्तों, समझ में आई होगी मेरी बात, क्लियर समझ में आपको आई होगी। आप जानते हो पहले अपर लिमिट को पुट करी जाती है, फिर लोअर लिमिट को। आप मैथमेटिक्स तो इतने तो मैथमेटिक्स सभी को आती होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बातें, समझ में आ गई। तो वर्क डन क्या हो गया, तो वर्क डन क्या आया हमारा, P V2 माइनस V1। क्लियर, समझ में आ रही है। तो जनरली हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जनरली लिखते हैं ऐसे, V1 से लेके V2 तक P dV। ये हमारा वर्क डन, ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन। क्लियर, समझ में आई आप लोगों को दोस्तों। अब एक चीज को ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं कुछ चीजों को यहाँ पे लाता हूं, है ना। ध्यान से आप लोग देखिएगा इस चीज को, एक चीज मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्लियर इतनी बात समझ में आई कि वर्क डन क्या होगा, आपको समझ में आ रही बातें, ठीक है ना। अब इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी बातों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं बोलूंगा यहाँ पे वर्क डन बाय गैस। ये यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है, बाय गैस। गैस के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है ना, गैस ही तो धक्का मार रहा है, गैस ही तो धक्का मार रहा है। तो आप यहाँ पे यदि ध्यान से देखोगे दोस्तों, यहाँ पे तो ये पोर्शन को थोड़ा मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को, बता रहा हूँ आप लोगों को कुछ बातें। मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों, ये रहने दीजिए, ये जो थी रहने दीजिए इसको, है ना। है ना, ये रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए दो बातें करेंगे, हम क्या करेंगे, दो इंपॉर्टेंट बातें करेंगे दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। हम क्या इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, वर्क डन बाय गैस। क्या कहेंगे, एक बोलेंगे वर्क डन बाय गैस। यदि वर्क डन बाय गैस की बात करेंगे तो उस समय हमारा क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। वर्क डन गैस के द्वारा हो रहा है तो उसमें पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और वर्क डन ऑन द गैस,
यदि बात करेंगे तो उस समय हम क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों, नेगेटिव। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, थर्मोडायनेमिकल साइन कन्वेंशन, है ना। अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ जाएंगी। अभी यहां पे आप लोगों को बात समझ में आएगी। देखिएगा, ये देखिए, आप लोग यदि ध्यान से देखोगे इसको दोस्तों, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को मैं सामने में ये साइन कन्वेंशन लाया हूँ थोड़ी सी, ठीक है ना। ध्यान से यदि आप देखो तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ में आएगी बातें। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बात को। यदि मैं बोल रहा हूँ हीट एडेड टू द सिस्टम, यदि मैं हीट ऐड कर रहा हूँ सिस्टम में, तो उस समय हमारी साइन कन्वेंशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसमें देखिए थर्मोडायनेमिक साइन कन्वेंशन आप लोग समझ में आ रही होगी। ये हमारा क्या होगा, उस समय पॉजिटिव होगा, मतलब डेल्टा क्यू, मतलब क्यू ग्रेटर देन जीरो। यदि आप ऐड कर रहे हो सिस्टम में हीट, तो वो तो जीरो से बड़ा ही होगा ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? तो उस समय हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव होगा। हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, यदि हम हीट को रिमूव करेंगे सिस्टम से, तो उस समय लेस देन जीरो होगा। और यहाँ पे देखो, आप समझ रहे हो, नेगेटिव होगी उस समय क्या होगी, हमारी हीट नेगेटिव होगी। क्लियर, समझ में आ रही है? ये साइन कन्वेंशन को जरूर ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, और फिर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं बनाते समय में, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बनाते समय में ये सब चीजें बहुत कंफ्यूज करते हैं लोगों को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, वर्क डन बाय द सिस्टम वॉल्यूम इंक्रीज। यदि वर्क डन बाय द सिस्टम, यहां पे यदि आप देखोगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम यहां पे इंक्रीज कर रहा है ना। वॉल्यूम क्या कर रहा है यहां पे दोस्तों, इंक्रीज कर रहा है। तो ये वर्क डन इज ग्रेटर देन जीरो होगा, और यहां पे क्या होगी, हमारी साइन कन्वेंशन क्या होगी, पॉजिटिव होगा। उस समय हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। देखिए, मैं ये चीज को यहाँ पे यदि आपको दिखाऊं, यहाँ पे यदि आपको दिखाऊं मैं बातों को, तो देखो वही चीज को मैं लिखा हूं यहाँ पे। देखो, आपको वही चीज को लिखा हूं, देखिए आप ध्यान से देखिए, वही चीज को लिखा हूं, वही चीज को लिखा हूं। समझ में आ रही होगी बातें? चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, ध्यान से समझ गया। फिर बोल रहा हूं वर्क डन ऑन द सिस्टम, वॉल्यूम उसमें क्या करेगा, यदि ऑन द सिस्टम, तो पिस्टन क्या करेगा, उसको वहां पे दबाएगा, सिस्टम पे दबाएगा। मतलब हम सिस्टम किसको मान रहे हैं दोस्तों, गैस को मान रहे हैं ना, है ना। फिर वो जो सिलेंडर हो गया वो तो बाउंड्री हो गई, तो हम सिस्टम किसको मान के चल रहे हैं यहाँ पे, गैस को। तो गैस को वो क्या करेगा, दबाएगा। उस समय क्या करेगी, वॉल्यूम हमारी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। और यहाँ पे देखिए, उस समय हम क्या लेंगे, नेगेटिव। उस समय क्या लेंगे हम, नेगेटिव। अब यहाँ पे टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट में भी समझिएगा, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट में भी समझिएगा। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या होगा, ये ध्यान से देखिएगा यदि आप, तो ये देखिएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना, है ना। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइज, यदि राइज कर रहा है टेम्परेचर, तो ये, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे डेल यू इज ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है। मतलब आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा, आइडियल गैस के कंडीशन में, आइडियल गैस के कंडीशन में दोस्तों हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। इंटरनल एनर्जी हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है दोस्तों, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिएगा, अब दूसरी बात को ध्यान दीजिएगा। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल्स, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल्स, मतलब कि यदि सिस्टम की टेम्परेचर फॉल डाउन कर रही है, तो उस समय हमारी क्या लेंगे हम, वहां पे साइन कन्वेंशन क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो यहां पे देखिए ये चीज, तो इसीलिए यहां पे इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो, इंटरनल एनर्जी लेस देन जीरो लिखा हुआ है। टेम्परेचर के कंडीशन में आपको दिख रहे होंगे सारी बातें। क्लियर, यहां पे सारी बातें आपको समझ में आ रही है दोस्तों, सारी चीजें यहां तक समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं कि क्लियर सारी चीजें यहां तक आप लोगों को समझ में आई होंगी दोस्तों। क्लियर, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। क्लियर, तो ये बातें आपको समझ में आई, बहुत अच्छी बात है, सारी बात आपको समझ में आ गई। ओके दोस्तों, तो ये हमारा देखिए, सारे चीज़ों को यदि कॉन्सेप्चुअल हम लोग सीखते चलेंगे ना, तो हम लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। ओके, ठीक है, तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू।